नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना वैक्सीन को लेकर गांवों में अफवाह थमने का नाम नहीं ले रही। इसका खामियाजा टीकाकरण करने वाली टीम को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में पहले 45 से ज्यादा वालों को फिर 18+ वालों को वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया, जिसके बाद रेहड़ी पटरी और अब गांव का वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आज से ट्रायल भी शुरू किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है, वहीं वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं, जिससे लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। तो वही इंडिया न्यूज आज उन लोगों से अपील कर रहा है, कोरोना महामारी को हराने के लिए कोरोना टीका जरूर लगवाएं, घबराएं नहीं। वैक्सीन आपके लिए कितनी जरूरी है, इसके लिए देश के बड़े डॉक्टरों से आपकी सीधी बात कराएंगे। सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल जुड़ेगा। वो डॉक्टर्स अगले 1 घंटे तक आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको हमारे फोन नंबर 01161362072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आपको बस फोन करना है और आपके मन में जो भी सवाल हैं बेहिचक आप वो डॉक्टरों से पूछ सकते हैं। तो इंडिया न्यूज ओपीडी ये खास प्लेटफॉर्म, ये खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आप बिना अपने घरों से बाहर निकले, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उन सवालों का जवाब ले सकते हैं। तो अफवाहों पर न जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाकर खुद को रखें सुरक्षित। कोरोना को हराना है, टीकाकरण कराना है। तो जिस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या में रफ्तार हुई, बढ़ी और आम जनता की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन कोशिश ये की गई थी कि संक्रमण को रोका जाए। और जिस तरीके से खास तौर पर सरकार की नीति का असर हुआ, तो ये तमाम तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बड़े हाई लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कर दी गई है कि लोग जो हैं अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं। और जो तमाम सवाल, जो तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, उन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे, क्योंकि हमारे साथ विशेष डॉक्टर पैनल जो है वो जुड़ा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय वाजपेयी जो कि एमडी हैं वो जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर एस.डी. त्रिपाठी जो कि एमडी फिजिशियन है वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर आम जनता के लिए है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई संशय है या फिर कोई भ्रम फैलाया जा रहा है और आप तक वो भ्रम यानी कि वो कोई बात आप तक पहुंच रही है और आपके मन में कोई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आप तुरंत जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं आप उन पर फोन कर सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त महामारी के दौर को आपने भी देखा है, सबने देखा है, और जिस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लोगों की मृत्यु हुई, सरकार की लगातार तमाम नीतियां जो है वो सामने आ रही हैं, प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन एज ए डॉक्टर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए? वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए और प्रिकॉशंस किस हद तक जरूरी हैं? सबसे पहला सवाल, सावधानियां। सावधानियां तो मैं आपको बताऊं, अब जो मतलब हर तरीके की सावधानी बता दी गई है, समझा दी गई, फॉलो करना है तो किसी भी तरीके से। सावधानियां आजकल मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मतलब आप तो दीवारों पे भी हर जगह लगा दिया गया कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या नहीं बरतनी। अब इस चीज के लिए बहुत समय हो चुका,
अब तो आदमी के जहन में, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मतलब हमें क्या सावधानियां लेनी है, कैसे लेनी है, क्या क्या करना है, अब उसको फॉलो करना है बस खाली। सब कुछ सावधानियां सेम वही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, हमें कितनी दूरी पे जाना है, कितनी दूरी से बात करनी है, हमें मास्क पहनना है, हो सके तो डबल मास्क पहनना है, ज्यादा शादी समारोह में नहीं जाना, बहुत भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, घर से बाहर कभी निकलना है तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कहते हैं नौकरी पेशा आदमी है या जो भी आदमी जो भी जा रहा है, काम कर रहा है, करेगा, लेकिन थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपका वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। वैक्सीनेशन ही एक लास्ट उम्मीद है, जो हम थर्ड लेयर या हम कह लीजिए जो आने वाली है, जो लहर आने वाली है, उससे बचाव हमारा सिर्फ वैक्सीनेशन ही हो सकता है और कोई चारा नहीं है इसके अलावा। तो वैक्सीनेशन तो बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसलिए लगातार इंडिया न्यूज़ भी आप सबसे यही अपील कर रहा है कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा इलाज है जिससे आप इस वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि वो आपके इम्यून को बूस्ट करेगा और तब जाकर आप इस वायरस से बच सकते हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और शुरुआत मेरा जो सवाल है वो उसी से है कि आखिर आपका अनुभव क्या कहता है, ये वायरस कितना खतरनाक है। फर्स्ट वेव से हम गुजर चुके हैं, सेकेंड वेव से हम गुजर रहे हैं, थर्ड वेव के आने की बात सामने आ रही है, तो आखिर आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? वायरस कोरोना का पिछले साल जनवरी से लगातार जो है हम लोग से, और उस आवाज़ करिए। हाँ, हेलो, तो धीमे कर दो। हेलो, ठीक है, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। त्रिपाठी जी, हमारे साथ इस वक्त हमारे एक दर्शक प्रेमचंद जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो जी बिल्कुल। हेलो, ठीक। इसमें टीका लगवाया गया, टीकाकरण 2 डोज हो गया है। मैं चाहूंगा प्रेमचंद जी कि आपके पीछे जो टीवी चल रही है उसकी वॉल्यूम को आप कम करें, फिर आप अपना सवाल जो है वो पूछें। एक मिनट। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। टीकाकरण जैसे दो डोज टीका लग गया है जी, उसके बाद भी जैसे गले में खराश रहता है और सीने में इंजेक्शन रहता है, चेस्ट में और कमर में दर्द भी रहता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, बिल्कुल। त्रिपाठी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, देखिए हमारे टीकाकरण के बाद ये स्वाभाविक सी है। इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है और ये साधारण प्रक्रिया है जो 4 से 5 दिन में अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। इसके लिए गले में गुनगुने नमक पानी की गरारे करें। जब बुखार लगे तो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार तक, या ज़रूरत हो तो 4 बार तक भी ले सकते हैं 6-6 घंटे में। धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो सुना आपने प्रेमचंद जी, चिंता की बात नहीं है, गलाले करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। हो सकता है कि मौसम की वजह से तमाम चीज़ें हो रही हों, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराएं। और देखिए, जैसे प्रेमचंद जी के मन में ये सवाल था, उन्होंने बेझिझक पूछा, वैसे ही आप भी, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। उनके मन में कोई सवाल हो तो उन तमाम सवालों के जवाब हमारे साथ डॉक्टर्स बने हुए हैं। डॉक्टर अजय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर एस.टी. त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, उनसे आप तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, आप अपने अनुभव के बारे में बता रहे थे, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, इसमें वैक्सीन, इसमें वायरस में जहाँ तक है, पहली वेव में और दूसरी वेव में इसकी बहुत ज़्यादा शुरुआत में जैसे ही ये प्रिवेंटिव मेजर हम लोगों ने लिए, जैसे ही हम लोगों ने डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह के प्रति अवेयरनेस मीडिया के थ्रू और डिफरेंट माध्यम से हुआ, उसके बाद, और दूसरा होम आइसोलेशन का बहुत मात्रा है इसमें। लोगों ने अपने को टाइम से होम आइसोलेट किया तो उसका ट्रांसमिशन वायरस का रुका और उतना ज़्यादा गंभीर नहीं रहा है। लेकिन कुछ केसेस
इसमें ज़रूर गंभीर रहे हैं, जिनको आईसीयू में भर्ती की ज़रूरत पड़ी है, जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी है, जिनमें कुछ केसेस में और हायर एंटीवायरल का यूज किया गया है। कुछ केसेस ऐसे रहे, अमूमन 90-95 से ज़्यादा केस जो है ना वो अपने आप टाइम के साथ में उनका इन्फेक्शन कम होता गया और वो ठीक हो गया अंत में। बिल्कुल। और देखिए आपने भी यहाँ पर ये जिक्र किया कि वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी फैक्टर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी लगातार जोर दिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से जोर दिया जा रहा है, तमाम जो सामाजिक संस्थान है उनकी तरफ से भी ये जोर दिया जा रहा है कि आप सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें तो वैक्सीन जो है वो आप ज़रूर लगवा लें। और इसी बीच में देखिए बार बार मैं आप जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे ये अपील कर रहा हूँ कि सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है, धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है। और जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं आप उन पर फ़ोन कर सकते हैं, आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर अजय जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगा। तमाम जो शोध हैं, तमाम रिसर्च जो है, तमाम डाटाज जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में एक जो रिसर्च है वो सामने आई है कि कोरोना जो है वो अधिक प्रभाव डाल रहा है पुरुषों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कम डाल रहा है, क्योंकि हमने देखा है जो अधिक मृत्यु की संख्या है वो पुरुषों की अधिक है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोविड-19 का जो खतरा है वो महिलाओं से ज्यादा पुरुषों पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल में एक चीज और इसमें वो है कि जो घर से बाहर निकल रहा है, जो संक्रमित हो रहा है, उस पर ज्यादा प्रभाव है जी। पुरुष प्रधान देश है, कामकाजी लोग हमारे यहाँ पुरुष ज्यादा हैं, वो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इसीलिए उन पर प्रभाव ज्यादा है। महिलाएं घर में है, घर में सेफ है, अच्छी बात है ना। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो रिसर्च आई है वो बिल्कुल ठीक आई है कि पुरुषों पर इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा है अपेक्षाकृत महिलाओं के। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इसका बायोलॉजिकल कारण क्या हो सकता है, मैं चाहूंगा एक बार इस पर भी आप प्रकाश डालें। ऐसा कुछ बायोलॉजिकल कारण कुछ नहीं, मेन तो जो मैंने बताया कि जो आदमी घर से बाहर, अब जैसे हम ही हैं, घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो जो घर से बाहर निकल रहा है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, उससे संक्रमित हो रहा है। संक्रमण की दर जो है पुरुषों में ज्यादा है, इसीलिए महिलाओं में कम है। और डिपेंड ये कर रहा है कि हम कितने ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उसका भी बहुत फर्क पड़ रहा है। कितना मतलब ज्यादा वो है, वो हमारा कितना प्रभाव डाल रहा है हमारे फेफड़े पे, कितना क्या डाल रहा है। कभी कभी सर्दी खांसी जुकाम से काम चल जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जो संक्रमण की दर है वो युवाओं में, मतलब पुरुषों में भी जो युवाओं में ज्यादा थी इस बार देखा गया। जो रिसर्च है वो युवाओं में ज्यादा है, मतलब 20 साल से लेकर 35-40 साल तक के जो बीच की एज ग्रुप है उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल। और देखिए जब ये रिसर्च तमाम चीज़ों की होती है तो लगातार कई दिनों के रिसर्च, तमाम डाटा के एनालिसिस के बाद ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं वो पेश की जाते हैं। और ये बात सच है कि कहीं ना कहीं पुरुषों पर ज़्यादा प्रभावी है ये कोरोना, क्योंकि लोग अधिक से अधिक बाहर निकल रहे हैं, रोज़गार के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कोशिश यही है कि संक्रमण को रोका जाए, पुख्ता इंतजाम किया जाए। हमारे साथ उस वक्त डॉक्टर सजल जुड़े हुए हैं जो कि चेस्ट स्पेशलिटी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल भी मेरा आपसे यहीं पर होगा कि देखिए कई बार ऐसे केसेस सामने आ रही हैं कि इस महामारी की वजह से, इस कोरोना की वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सवाल मैं आपसे करूंगा, इसका जवाब लूंगा मैं आपसे। इसी बीच में हमारे साथ एक दर्शक प्रेम जुड़े हुए हैं। प्रेम, पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये शुगर, जैसे शुगर का मरीज है या हार्ट का पेशेंट, उसको वैक्सीन ये दिक्कत तो नहीं करेगी? बिल्कुल। डॉक्टर अजय जी, क्या आपको ये सवाल सुनाई दिया? हाँ, बिल्कुल सुनाई दिया। और कोई घबराने की बात नहीं इनसे कहिए, बिल्कुल वैक्सीन सबके लिए जरूरी है और लगनी बहुत जरूरी है। इससे कोई शुगर का हो पेशेंट हो या बीपी का पेशेंट हो या कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम। तो बिल्कुल प्रेम नारायण जी, घबराने की जरूरत नहीं है। जी, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि लगातार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस वायरस से आप तभी जंग जीत जाएंगे
जब आप मेंटली फिट रहेंगे, आप घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, आप धैर्य रखेंगे। और हाँ, बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग तथ्य और अलग अलग फैक्ट जो है वो पेश किए जा रहे हैं। उन तमाम फैक्ट्स, उन तमाम ज्ञान पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। आपको अगर किसी की बात पर विश्वास रखना है, जो तमाम डॉक्टर्स मौके पर मौजूद हैं, या यानी कि आपके आसपास कोई डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो उनसे आप बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें, और जो वो सजेस्ट कर रहे हैं, जो आपको वो एडवाइस दे रहे हैं, उसको फॉलो करें। और ये उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप किस तरीके से इस महामारी से, इस कोरोना से रिकवर जो है जल्द से जल्द हो जाएंगे। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा यही था कि इस महामारी की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर ऐसा क्यों, और इससे बचने के लिए किसी शख्स को, किसी इंसान को क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले वही जो कि कोरोना को करना है। हेलो जी, एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल। सबसे पहले वही बचाव करना है कि कोविड से जो बचाव है वही बचाव करो। बाकी रही बात चेस्ट इन्फेक्शन की, तो इसमें अलग अलग फर्स्ट 5 डेज, सेकेंड 5 डेज एंड लास्ट 5 डेज, इस तरह से आप प्रोग्राम को डिवाइड। तो मोस्टली जो इन्फेक्शन टेस्ट होते हैं वो 5 से 10 डेज में दिखाई पड़ते हैं, और उसमें आपका चेस्ट में कोविड निमोनिया है वो काफी फैल जाता है, जिस वजह से फाइब्रोसिस पूरी हो जाती है, और उसी की वजह से मैक्सिमम कैजुअलिटीज मिलने लगी है आजकल ड्यूरिंग कोविड। आपका ऑक्सीजन फॉल करने लगता है, लंग्स की कैपेसिटी नहीं होती तो ऑक्सीजन और पेशेंट को सारी सकते हैं। बचाव वही बचाव है, वही बचाव है। प्रॉपर टाइम जो टेस्ट ट्रीटमेंट में अगर उसका वगैरह बना हुआ है तो स्टेरॉइड वगैरह पड़ते हैं और उससे बचाया जाता है। ऑक्सीजन बचाओ तो वही कोविड वाला मास्क एंड सोशल डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही ज़रूरी भी है कि जो तमाम डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, जो एडवाइस आपको दे रहे हैं, आप उसको फॉलो करें, क्योंकि देखिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए है कि आप सभी लोग, एक तरफ जब सरकार ये बात कह रही है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करें, और इंडिया न्यूज़ आपके लिए प्लेटफॉर्म, ये प्रोग्राम लेकर आया, ये शो लेकर आया कि आप अपने घरों पर बैठ कर ही सिर्फ एक फ़ोन घुमाकर आप ये जान सकते हैं कि आखिर इस महामारी से, इस कोरोना से कैसे बच सकते हैं। अगर कोई डिजीज़ है तो आखिर उससे कैसे बचें, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। हमारे साथ इस वक्त रफीक खान जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। पूछिए, क्या पूछना है आपको? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए क्या पूछना है। तो क्या ये हाई बीपी जो होता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्या आप सुझाव देना चाहिए? जी, मैं चाहूंगा रफीक खान जी अपना सवाल जो है एक बार फिर से आप दोहराएं। हाँ, जिनको सर हाई बीपी होता है सर, उनको क्या, माफ कीजिएगा रफीक खान जी, आपकी आवाज जो है वो सही तरीके से नहीं आ पा रही तकनीकी खामी की वजह से। मैं चाहूंगा ये आपका सवाल यही कि आपको हाई बीपी है? हाँ जी हाँ। और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं? हाँ जी हाँ। बिल्कुल। मैं चाहूंगा डॉक्टर एस.डी. त्रिपाठी जी इनके सवाल का जवाब दें आप। जी, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप बीपी की दवा रेगुलर खाते रहें और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं बीपी आपने कंट्रोल करने के बाद। बिल्कुल, तो सुना आपने किस तरीके से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये वैक्सीन जो है वो हर एक बॉडी पर काम करती है। हाँ, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उससे भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर मैंने बात की है। देखिए, तमाम अफवाहें ये भी फैलाई जा रहे हैं कि जो कोवैक्सीन लगवा रहे हैं उनको अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो कोविशील्ड लगवा रहे हैं उनको अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो क्या इससे घबराने की ज़रूरत है लोगों को? देखिए, हर वैक्सीन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, लेकिन वो साइड इफेक्ट इतने छोटे और इतने हल्के हैं कि उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, बुखार आना लाजमी है, ठीक है, बुखार आ रहा है, लेकिन इतना भी बुखार नहीं आ रहा है जिसके लिए बहुत परेशान है। या एक आध दिन बुखार आता है, रुक जाता है, मैलगिया हो जाता है, पूरे शरीर बॉडी एक हो जाता है ना। कुछ लोगों को चक्कर की शिकायत हुई है,
इसके अलावा कोई बहुत बड़ा मतलब कोई ऐसा रिस्क अभी तक सामने नहीं आया जिसके लिए ये सोचा जाए कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। बहुत छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, वो एक आध दिन में अपने आप सबसाइड हो जा रहे हैं, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी बारी आने पे अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं, चाहे वो शुगर पेशेंट हो, चाहे वो बीपी पेशेंट हो, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, कैसे भी करके कोई घबराने की जरूरत नहीं। जो अपनी नियमित दवा पहले ले रहे थे वो अपनी लेते रहें दवाइयाँ, और अपना वैक्सीनेशन के टाइम पे वैक्सीनेशन कराएं प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही देखिए तमाम सवालों के जवाब जो हैं, जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर मिश्रा की बात कर ले, चाहे डॉक्टर त्रिपाठी जी की बात कर ले, चाहे अजय जी की बात कर लें, इन तमाम सवालों के जवाब लगातार हमें दे रहे हैं। और बहुत ज़रूरी ये होता है कि इस महामारी के दौर में हम मेंटली तौर पर एकदम फिट रहें। और त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली बहुत लो फील कर रहा है या फिर लोनली फील कर रहा, अकेला फील कर रहा है, तो उसके लिए कितना खतरनाक ये वायरस हो सकता है? क्योंकि देखिए शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि अगर आप मेंटली फिट रहेंगे तो आप आधी जंग इस वायरस से तभी जीत जाएंगे जब आप ये मान लेंगे कि हाँ ये वायरस मुझे हुआ है, लेकिन मुझे इस वायरस से जीतना है। चलिए ठीक है, त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है ना? जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो स्मोकर्स होते हैं, जो चेन स्मोकर होते हैं, उनके लिए वायरस कितना खतरनाक है? सर, जिनको भी स्मोकिंग करते हैं एक्चुअली उनका प्रेफरेंस है पहले से डैमेज, तो दैट कैन कॉज मोर डैमेज टू लंग इफ डेवलप, यानी कोविड अगर होता है तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ज्यादा कठोर हो जाते हैं, और वर्किंग उनके अंदर स्थिति और खराब हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए ऐसे में देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, और हमारे पास जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमारे पास कई सारे ऐसे सवाल आते हैं कि अगर कोई स्मोकर है या फिर कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, और ऐसे में देखिए कई बार ये भी अफवाहें फैलाई गई कि अगर आपको वैक्सीन लगती है तो आपको 48 घंटे के आसपास जो है आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता भी है तो क्या वैक्सीन काम करना बंद कर देगी? हमारे साथ इस वक्त कॉलर जडेजा जुड़े हुए हैं, पूछिए क्या पूछना है आपको? हाँ जी, हेलो जी पूछिए क्या पूछना है आपको? मैं दो वैक्सीन लगा चुका हूँ। क्या अभी भी मेरे को क्या डर रहेगा क्या? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर एस.टी. त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर, उनका ये कहना है कि मैंने दोनों वैक्सीन जो है वो लगवा ली है, तो क्या इसके बाद भी मुझे घबराने की जरूरत है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आपने वैक्सीन लगा ली, आपको इम्यूनिटी अच्छी बूस्टअप हो जाएगी। ये वैक्सीन इस इन्फेक्शन से पूरी तरह से प्रोटेक्शन देती है, और अगर हो भी जाता है किसी भी तरह से तो उसकी सीवियरिटी बहुत लोएस्ट रहती है। इसलिए आपने वैक्सीन लगा के बहुत अच्छा किया है, आपको इससे अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सरकार बार बार और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। वैक्सीन लग चुकी है, आपने डोजेस कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद आप लापरवाही करें, आप चेहरे पर मास्क नहीं लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज नहीं करें। देखिए सावधानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब तक ये वायरस खत्म नहीं हो जाता। अभी ये वायरस कई जो केसेस हैं वो कम हुए, वायरस नहीं खत्म हुआ है। तो जो लोग भी दोनों डोज कंप्लीट करवा चुके हैं, यानी कि 2 डोज वो लगवा लिए हैं, उसके बावजूद भी सावधानी आप बरतें, चेहरे पर मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। डॉक्टर मिश्रा जी, क्या सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह था कि जो लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं और उसके तुरंत बाद क्या अल्कोहल का
सेवन करते हैं तो जो वैक्सीन है वो काम करना बंद कर देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर ये साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेटमेंट नहीं है, अफवाह है। वैक्सीन के साथ अल्कोहल आप किसी तरह का मेलाइट फील करते हैं, हल्का सा बीमार फील करते हैं, तो उसमें अल्कोहल न ले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ले लिया तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन काम करना बनता है, ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। ये तमाम सवालों के जवाब हम तमाम डॉक्टर से लेंगे, लेकिन वक्त इस वक्त की अहम सुर्खियों का। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निगम पहुंचे, कूड़े की 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। वैक्सीनेशन सेंटर का भी किया निरीक्षण। सीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। 10वीं 11वीं 12वीं के प्री बोर्ड को बनाया आधार। 12वीं के प्री बोर्ड में 40% अंक को बनाया आधार। 31 जुलाई तक आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। प्रदेश में गांव-गांव चलेगा टीकाकरण महाअभियान। महाअभियान का आज से शुरू होगा ट्रायल। गांव में 3 दिन तक चलेगा जागरूकता अभियान। अभियान के बाद 2 दिन तक टीकाकरण। जालौन में खनन माफियाओं और अफसरों में गठजोड़। सरकारी राजस्व को करोड़ों की चूना लगा बिना रॉयल्टी। दूसरे जिले में लगाए जा रही हैं पोस्टर्स। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जिले में दिखने लगा रौद्र रूप। राप्ती के कहर से डूबे दर्जनों गांव। राप्ती नदी खतरे के निशान से बह रही है ऊपर। जिला प्रशासन की तैयारियां हुई फेल। उन्नाव में पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने किया पथराव। पुलिस टीम के पास नहीं था कोई प्रोटेक्टर। टोकरी स्टूल के सहारे टीम ने खुद को बचाया। बिकरू कांड के बाद भी पुलिस ने नहीं ली कोई सीख। चलिए सुर्खी के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ अजय वाजपेयी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर सज्जल मिश्रा और हमारे साथ एसटी त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। मैं अजय जी आपके पास आना चाहूँगा। देखिए फर्स्ट वेव से हम गुजर चुके हैं, सेकेंड वेव से लगातार हम गुजर रहे हैं और केसेस अब कम हो रहे हैं। थर्ड वेव के आने की बात सामने आ रही है। पहले वेव में ये कहा गया कि 60+ से अधिक जो लोग हैं उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, और वो हमने देखा भी किस तरीके से लगातार जो मृत्यु की संख्या है वो बढ़ी। उसके बाद सेकेंड फेज में कहा गया कि 45+ से जो अधिक लोग हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन अब थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों और इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? लेकिन बच्चों को आखिर बचाएं कैसे? देखिए ये एक आशंका है, मतलब कोई इसका बहुत कोई वैज्ञानिक वो नहीं, आधार अभी तक नहीं है कि बच्चों में ये लहर आएगी ही आएगी। ये एक आशंका है कि जो थर्ड वेव आने वाली है वो बच्चों के लिए खास तरफ होगी। और बच्चों को जहां तक बचाने का सवाल है तो अभी स्कूल कॉलेजेस सारे बंद ही रहेंगे मुझे लग रहा है, जब तक पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर लेते। दूसरी एक और चीज जो सरकार कर रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल शुरू कर दिया है।
और जल्दी मुझे लगता है बच्चों की वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी। तो जितना जल्दी टीकाकरण हम कर लेंगे, वैक्सीन आने के बाद बच्चों को जितना जल्दी हो सके हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, वही हमारी जीत होगी। को बचाने के लिए ही पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी 18 प्लस से अधिक लोग हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं और जो लोग बाकी हैं वो अंत में हो जाएंगे, लेकिन अगर थर्ड वेव ने दस्तक दी तो ये बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित होगा। और हमने देखा भी है कि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो वहाँ पर लगातार थर्ड वेव ने दस्तक दी है और कई लोगों की मृत्यु जो है वहाँ पर हो रही है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सावधानी बरतें और इंडिया न्यूज़ आप सभी से लगातार ये अपील कर रहा है कि जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और ख़ास तौर पर ये जान सकते हैं कि आखिर आपको सावधानी कैसे बरतनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। त्रिपाठी जी आपके पास मैं आना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए बहुत ज़रूरी इस वक्त ये कहा जा रहा है कि गर्म पानी का सेवन जो है आप अधिक से अधिक करें, काढ़ा पिएं, उसके बाद वैक्सीन तो लगवाएं ही लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें, अपने ख़ास तौर पर डाइट में ही बदलाव करें। तो मैं चाहूँगा आप एक बार बताएं कि आखिर कोई शख्स अगर कोई संक्रमित है तो आखिर उसको डाइट में क्या लेना चाहिए। अगर कोई संक्रमित हो चुका है और वो उसके बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो उसके बाद उसको अपने डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए। देखिए वो कोरोना इन्फेक्शन के दौरान या उसके बाद हम लोगों को हाई प्रोटीन डाइट ऐसे पदार्थ खाना है जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, जैसे दाल है, बीन्स है। इसी तरह से जो भी और लोग भी हैं वो अपने हिसाब से हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, अंडा है, मीट वगैरह है। और हमें लगातार अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन होता है, कोरोना के बाद लोग को ग्रेडेड एक्सरसाइज करा के थोड़ा थोड़ा करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के उनकी जो प्री कोविड स्टेट है उसको रिगेन करने के लिए, ताकि वो पहले की तरह से अपना सक्रिय हो सके। इसलिए हमें अपनी प्रोटीन की मात्रा रखना चाहिए और हमें खाने पर थोड़े थोड़े फीड्स में कई बार खाना देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखें। बीच में रेस्ट भी लेना चाहिए और फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज भी थोड़ी थोड़ी करके बर्थ करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर बैलेंस्ड डाइट रखना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर देखिए लगातार शुरुआत से ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये गाइड किया जा रहा है कि आखिर आपको अपने खाने में क्या लेना है, आखिर आपको गर्म पानी का सेवन कितना करना है और किस हद तक आपको सावधानी बरतनी है, ख़ास तौर पर खाने पीने को लेकर, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और आप इस वायरस से लड़ सकेंगे। डॉक्टर मिश्रा जी मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगा। हमने अभी सेकेंड फेज में देखा किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई लोगों की जान गई और सवाल कई लोगों के मन में ये है कि आखिर हम ऑक्सीजन लेवल को किस तरीके से बेहतर कर पाएं घर पे रहकर। आखिर ऐसे कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जिसको करने के बाद हम घर पर ही रहकर अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप इस बारे में जानकारी दें। बेसिकली रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जहाँ पर हम लोग अपने ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज में सिंपल घर पे जो आप कर सकते हैं वो बड़ा फुलाना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ठीक, और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज करके काफी कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए हमने देखा कि जिस तरीके से ऑक्सीमीटर की ज़रूरत पड़ गई थी, ऐसे कौन कौन से वो इक्विपमेंट्स हैं कह लें या फिर वो कौन कौन से सामान हैं जो एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी जो है अपने घर पर यहाँ पर रख सकता है, ख़रीद सकता है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में, अपने जीवन शैली में वो रोज़ ये चेक कर पाए कि आखिर ऑक्सीजन लेवल कितना है, अपना ऑक्सीजन किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। सर बेसिकली बहुत ऑक्सीमीटर रख रहे, एक थर्मामीटर रख रहे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह तो महंगी चीजें हैं, वो बहुत लोग खरीद के रख भी रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। और नंबर 3 जो एक खुलाने का वो मीटर होता है, जो 3 बॉल्स पड़ी होती है, उसको प्रैक्टिस करते रहे, उससे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। वो महंगी चीज नहीं है, प्लास्टिक का एक इक्विपमेंट होता है जिसमें आप एक बॉल पड़ी होती है, उसको उठाते हैं। तो ये चीजें आप घर पे रख सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक सवाल एक यहाँ पर ये अहम मैं चाहूँगा आपसे पूछना कि जो बुजुर्ग लोग हैं, हम कभी देखते हैं कि उनको भी सांस लेने में काफ़ी हद तक दिक्कत होती है, कभी कभी अचानक से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? इसलिए हो सकता है पुराना उनको स्मोकर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, एज एज प्रोग्रेशन ब्लड कैपेसिटी भी रिड्यूस कर जाती है। तो वो सब तो डिपेंड करता है उस बुजुर्ग के ऊपर, वो एक्टिव है, कितना लाइफ स्टाइल किए, कितना ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनी इस उम्र में भी कर रहा है। और होम चीज में कुछ लोग इनहेलर्स भी रख सकते हैं जो कि बहुत महंगे नहीं होते। अगर थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में तो इनहेलर के थ्रू वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी कल की बात हम कर लें, मुझे उम्मीद है कि आप भी उस खबर से जुड़े हुए होंगे। ये कहा गया कांग्रेस के एक नेता द्वारा कि इस वैक्सीन में गाय के जो बछड़े होते हैं उनका सीरम इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपना जवाब जो है वो पेश कर दिया गया सबके सामने, लेकिन ऐसे डॉक्टर मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप बताएं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। ऐसा कोई भी डाटा या ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिश नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे लगता है पूरी अफवाह है। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। देखा आपने, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो खास तौर पर ये बात समझें कि जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक गाजियाबाद से रमेश जुड़े हुए हैं। पूछिए, क्या पूछना है आपको रमेश जी? हाँ, मुझे एक जानकारी चाहिए। हाँ, मुझे एक जानकारी चाहिए। मैंने एक वैक्सीनेशन करवाया था वाइफ का। तो वैक्सीनेशन के बाद उनको हाथ में हल्का स्वेलिंग आ गई है और जिस जगह पे वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पे हार्ड हो गया है। तो उसको मुझे जानकारी चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए मुझे। वो हाथ थोड़ा चलने में मूवमेंट प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल रमेश जी, मैं चाहूंगा कि आपके पीछे जो टीवी चल रही है उसका वॉल्यूम आप कम कर लें और आपके सवाल का जवाब त्रिपाठी जी मैं चाहूंगा आप दे दें। इनके बाद थोड़ा सा वहाँ पे सूजन हो जाना और थोड़ा पेन हो जाना, ये बहुत ही आम बात जो कुछ ही दिनों में अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत है तो आप उसको कोई पेन किलर एक दिन के लिए आप दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई ब्रूफेन वगैरह, और वो ठीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद। उसमें चिंता की बात ये अक्सर होता है कि थोड़ा वैक्सीनेशन के बाद लोकल साइट पे पेन होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, वो समय के साथ खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल भी देखिए रमेश जी घबराइए नहीं, और जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, और अगर आप कोई वैक्सीन लेते भी हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट छोटे मोटे देखने को मिलते हैं। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज जो है वो जल्द से जल्द करवाएं, लेकिन घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें डॉक्टर अजय जी, तो अभी कुछ दिनों पहले एक केस आया था और ये कहा गया, ये पुष्टि की गई कि वैक्सीन की वजह से मृत्यु हुई है, और ये रिपोर्ट भी जो है वो पेश की गई थी। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, लोगों के मन में एक भ्रम जो है वो पैदा हो रहा है कि वैक्सीन लगवाने से कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, वैक्सीन लगवाने से क्या हमारा इम्यून सिस्टम और कमजोर तो नहीं हो जाएगा? से मृत्यु तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी ये एक अफवाह ही हो सकती है और कुछ नहीं। उसके पीछे कारण कुछ और हो सकता है, उसमें वैक्सीन लगवाई हो लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और हो सकता होगा, कोई लंग डिजीज रही होगी या कोई और क्रॉनिक बीमारी रही होगी, वो कारण हो सकता है। वैक्सीन की वजह से मृत्यु नहीं हो सकती। वैक्सीन तो जीवन दे रही है, वैक्सीन कैसे मृत्यु कर देगी? तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं, ये सोच बिल्कुल नहीं रखें कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको बचाने के लिए है। तो ये बात कंफर्म है कि वैक्सीन लगने से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती है। हाँ, कोई रीज़न हो सकता है पहले, या फिर अगर हम बात करें अजय जी, तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, चाहे वो आप बात कर लीजिए बीपी की, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, तो क्या उसके बाद वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? नहीं, बीमारी अपनी अलग जगह पे है और वैक्सीन का रोल बिल्कुल अलग है। क्योंकि बीमारी उन्हीं लोगों को ज्यादा हो रही है, जैसे
जो शुगर पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनको जल्दी बीमारी लग रही है। तो हमें उन लोगों को पहले प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए अगर ये बीमारी है भी तो उसका इलाज चलता रहेगा, लेकिन अपनी वैक्सीनेशन अपनी अलग जगह है, उसको बराबर अपना टाइम आने के लगवाएं, बिल्कुल लगवाएं। तो बिल्कुल भी अगर आपको पहले से भी कोई बीमारी है और आप परेशान हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवा सकते हैं। अगर हम बात करें त्रिपाठी जी, तो देखिए सिम्टम्स की खास तौर पर हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वेव में भी सिम्टम्स में बदलाव देखे गए थे, सेकेंड वेव में भी देखे गए कि आखिर किस तरीके से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बाद में एड ऑन किए गए। थर्ड वेव की बात हो रही है, तो क्या ये कह सकते हैं हम कि थर्ड वेव ही नहीं, फोर्थ वेव भी आ सकती है, फिफ्थ वेव भी आ सकती है और सब में सिम्टम्स में बदलाव हो सकते हैं? त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हमारा संपर्क जो है वो यहाँ पर टूट चुका है। डॉक्टर मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यही सेम सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपका अनुभव क्या कहता है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव आने की बात हो रही है, क्या और भी वेव आ सकते हैं क्या, और इसका रीजन क्या है? क्या वेदर से कोई कनेक्शन है इसका? सर ऐसा है कि बेसिकली ये एक वायरस है, ये अपने आप को म्यूटेंट वेरिएशन में बदल रहा है। तो स्पेकुलेशन भी होते हैं, कुछ हम लोग के पास ऐसी ओल्डर स्टडीज नहीं है कि जो प्रिडिक्ट कर सके नहीं ये एग्जैक्टली होगा। हर बार कुछ में चेंज हो जाता है, उसके हिसाब से सिम्टम्स और सीवियरिटी घट बढ़ रही है। जैसे आपने पहले जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें लंग्स इन्वायरमेंट इतना ज्यादा नहीं मिल रहा था। सेकेंड वेव में आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में कोविड निमोनिया डेवलप हुआ, फाइब्रोसिस डेवलप हुई। तो हम लोग सेकेंड वेव के बारे में जाने, म्यूटेंट वायरस था कि ओके ये ज्यादा क्या करते हम लोग के लंग्स को डैमेज कर रहा है। अब थर्ड वेव में एक स्पेकुलेशन है कि बच्चों के ऊपर असर करना चाहिए, सीइंग द वेरिएशन धीरे धीरे एज ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है। फोर्थ भी आ सकता है, फिफ्थ भी आ सकता है, दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा सर कि भविष्य कैसे बताए, लेकिन हाँ सिम्टम्स चेंज भी हो सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं। वायरस में रिमेन म्यूटेंट फॉर लॉन्ग टाइम, हो सकता है 10 साल बाद फिर उभर आए। तो ये चीजें वायरस के डिस्टेंस पर क्या म्यूटेशनल चेंजेस हो रहे हैं इसके ऊपर डिसाइड होती है। हम लोगों ने देखे नहीं है, क्योंकि एक फर्स्ट वेव सेकंड वेव में ही देखे हैं, तो उतना ही बोल सकते हैं। आगे के वेव बारे में एकदम 100% आप कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। और देखिए ऐसे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम वैक्सीन्स पर भरोसा करें, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें अजय जी, तो देखिए कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि ये डिमांड बढ़ गई है लोगों की कि देखिए हम कोवैक्सीन लगवाएंगे, हम कोविशील्ड लगवाएंगे, या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब स्पुतनिक वी जब आ जाएगी देश में तब हम वो लगवाएंगे। तो क्या ऐसे में प्रायोरिटी सेट करना सही है या फिर तीनों में से कोई भी वैक्सीन लेना सही है? मुझे नहीं लगता आप प्रायोरिटी बेसिस पे जाएं हम कि हमको कोवैक्सीन लगवानी है कि कोविशील्ड लगवानी है कि हमको स्पुतनिक लगवानी है। ऐसे तो हम वेट करेंगे कि मॉडर्ना आ जाए तो हम मॉडर्ना हम लगवाएंगे, बहुत अच्छी वैक्सीन है, बहुत ज्यादा उसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी बारी पे आने पे हमको सिर्फ वैक्सीन लगवानी है ताकि हम बीमारी से जल्दी बचे। तो उसके लिए हमें कोई प्रेफरेंस कोई इसकी वो नहीं है कि हम यही लगवाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। अपनी बारी आने पे जो वैक्सीन उपलब्ध हो वो लगवा ले, बस इतना काफी, 2 डोज लगवा ले, इतना काफी है। तो देखिए ये जो तमाम अफवाहें फैल रही हैं कि हम ये वैक्सीन लगवाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, अगर हम दूसरी वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये तमाम अफवाहें, हाँ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई 85%, कोई 90%, कोई 95% कारगर है। तो आप ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाएं, कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट लें, अपना पंजीकरण जो है वो करवाएं कोविन एप्लीकेशन पर, और जब भी आपको डेट मिले, जब भी आपको समय मिले, आप जाएं और अपना वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवाएं। क्योंकि देखिए अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं सबसे पहले आप अपने आप को करेंगे सुरक्षित, उसके बाद अपने परिवार को, उसके बाद जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसको, और फिर इस पूरे देश को आप खुद सुरक्षित कर रही हैं। लेकिन ऐसे में त्रिपाठी जी से आप सवाल है मेरा कि आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अब आने लगी। बिल्कुल।
त्रिपाठी जी, देखिए आप तमाम मरीजों से मिलते होंगे, उनसे तमाम सवालों के जवाब भी आप देते होंगे, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें ख़ास तौर पर तो महिलाओं की भी तरफ से तमाम ये जो सवाल हैं वो खड़े किए जाते हैं। क्या आखिर महिलाओं को वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? अगर कोई समस्या चल रही है उनकी बॉडी में तो क्या उस वक्त वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है या नहीं? कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है तो क्या उससे वैक्सीन लगवाना चाहिए? क्या बच्चे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? ये तमाम सवाल जो है वो महिलाओं की तरफ से पूछे जाते हैं। प्रेगनेंसी के लिए अभी डाटा नहीं है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं, लेकिन बाकी किसी भी समय वैक्सीन लगवाई जा सकती है और इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। महिलाओं के लिए सेम इंडिकेशन दोनों भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने की अलग तो बिल्कुल मतलब वैक्सीन जितनी भी महिलाएं हैं वो लगवा सकती हैं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अजय जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि देखिए कई सारे सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर वैक्सीन जो है वो कितनी कारगर होती है। हालांकि तमाम जो डाटा है वो पेश किए गए हैं और ख़ुद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया कि जो कोवैक्सीन है वो इतनी % कारगर है और जो कोविशील्ड है वो इतनी % कारगर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाता है तो कितने दिनों के अंदर एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होना शुरू होती है? हमारी जो दूसरी डोज जिस दिन लगती है उसके कुछ दिन बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। पहली डोज में थोड़ा सा डेवलप होती है लेकिन इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती एंटीबॉडी, लेकिन जब हम दोनों डोजेस प्रॉपर लगवा लेते हैं तो उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करता है और वो एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए टाइमिंग के गैप को भी लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर मैंने फर्स्ट वैक्सीन आज ली है और 28 दिन बाद के समय दिया गया है दूसरी डोज के लिए, लेकिन अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है या फिर मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो क्या उससे भी घबराने की जरूरत है? नहीं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन अगर नहीं भी आ पा रही है तो सरकार की पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो तो खुद ही इंटीमेट कर देते हैं। पहले से आपके पास मुझे लगता है कि मैसेज आने लगते सब कुछ मैसेज आने लगते हैं कि आपका डोज आ गया है, आप टाइम पे ले लीजिए, या आपका ड्यू हो गया है आप ले लीजिए। मतलब सरकार के बहुत सारे मिशंस हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मान लिया 2-4 दिन लेट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लगवाए, लेकिन दोनों वैक्सीन लगवाएं थे। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है आखिर ये क्या है? सर बेसिकली वेरिएंट वेरिएशन में म्यूटेशनल चेंजेस होते हैं, तो उसको एक नाम दे दिया गया डेल्टा वेरिएंट, किसी को ब्राजीलियन वेरिएंट नाम दे दिया, किसी को इंग्लैंड का वेरिएंट दे दिया। तो डेल्टा वेरिएंट एक नया वेरिएंट है जो यूके में इस वक्त पाया जा रहा है और सपोज टू बी थोड़ा सा डेंजरस है, लोगों को इन्फेक्शन रेट ज्यादा कर रहा है, ज्यादा फैल रहा है, दैट इज ऑल। बाकी डेल्टा वेरिएंट से कुछ ऐसा आप नहीं निकाल सकते, जस्ट नेम ऑफ अ वेरिएशन ऑफ अ वायरस, म्यूटेशनल चेंज जो भी वायरस में चेंज हुआ है, म्यूटेंट वायरस हुआ है, उसका नाम दिया गया है डेल्टा। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और ऐसे में ये बार बार तमाम डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि धैर्य रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर भी वैक्सीन की कमी है सरकार वहां पर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। जब भी आपको समय दिया जाए आप अपने घरों से बाहर जाएं, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अगर वैक्सीन आप लगवाएंगे तो आपका परिवार रहेगा सुरक्षित और ये देश भी रहेगा सुरक्षित। वक्त छोटे से ब्रेक का।